जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनधुरवा के लिए आज हम इन्वायरमेंट की क्लास को कवर कर रहे हैं। इन्वायरमेंट की क्लास में आपको एक टॉपिक दिया जिसका नाम है फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट्री यानी कि उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट्री है उसके बारे में आज हम डिटेल से इस क्लास को कवर करेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट्री में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे उत्तराखंड में वनों की कैटेगरी क्या होती है, वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण, आरक्षित और रामसर स्थल, ये सब आपको दिए जाएंगे। मतलब ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आते हैं आपके फॉरेस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो उस फॉरेस्ट्री के अंदर लगभग 5 से 6 नंबर का आपको उत्तराखंड इन्वायरमेंट, जो उत्तराखंड की फॉरेस्ट्री है वहां से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 2 से 3 नंबर आपको वहां से भी पूछ सकता है, जो देश के वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो भी आप थोड़ा पढ़ लेना उसके बारे में। ठीक है, उत्तराखंड की तो मैं कवर आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान टोटल 6 हैं। पहले हम राष्ट्रीय उद्यानों को कवर करते हैं, इनका एरिया कवर करेंगे और इनकी स्थापना कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पड़ता है वो है नंबर 1। हम पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं याद भी आपको यहीं पे करवा दूंगा, बस एक क्लास देखिए, यहीं पे खत्म हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चिंता मत करिए, आराम से इस क्लास को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपको पड़ता है वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पहला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट उद्यान, तो पहला क्या पड़ता है आपका, जिम कॉर्बेट उद्यान पड़ता है। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे नॉर्मली। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ ना बताते हुए नॉर्मली मैं इसका स्थापना बता देता हूँ और इसका जो एरिया क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना। स्थापना कब हुई थी, दूसरा हम देखेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है और किस जिले में है और स्थित कहाँ है, वो इन 3 चीजों को हम कवर करेंगे। ठीक है, ये सब में आपको सबके याद होने चाहिए। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहले बनने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा भारत का तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और अगर सबसे पहला एशिया का पूछेगा तब भी क्या आएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आएगा। ठीक है, तो उसके बाद जब इसका था उस समय इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या पड़ गया था, हेली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा था, और अभी इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 520 वर्ग स्क्वायर मीटर। ठीक है, पॉइंट में आगे कुछ है 39 है, बस आप इतना ही याद करोगे तो भी आपके लिए बहुत है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है, ये 2 जिलों में पड़ता है। एक तो पड़ता है नैनीताल प्लस पौड़ी, ये 2 जगह इसकी ये लोकेट होता है। ठीक है, ये 2 जगह इसकी स्थापना है, मतलब 2 जगह पड़ता है। कौन कौन सी पड़ता है, एक है नैनीताल और एक पौड़ी, ये दोनों जगह में। और इसका जो जहां से इसका ओपन होता है गेट धिकुली, वो पड़ता है नैनीताल रामनगर में। ठीक है, तो फिर हम दूसरा देखेंगे। जिम कॉर्बेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा आता है वो है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से आप इस क्लास को देखिएगा, मैं पूरा लिख कर भी आपको कवर करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा ऐसे आपको ज्यादा याद हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा बहुत क्या पता ऐसे कवर करवा देते क्लास आपको। ठीक है, तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में क्या आएगा, सबसे पहले आपको इसमें देखनी इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बाद फिर इसका क्षेत्रफल और फिर इसके स्थित कहाँ है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी तो स्थापना कब हुई थी, 1980 में। कब हुई थी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी 1980 में हुई थी, और जो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर है। 472 स्क्वायर फीट है, आप लिख सकते हैं, पीछे उत्तर लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है, ये लोकेट होता है उत्तरकाशी से। ठीक है, उत्तरकाशी, कोई कोई इसको देहरादून भी कह रहा है, तो देहरादून नहीं करना है। ठीक है, स्थापना इसकी कहाँ हुई थी, उत्तरकाशी में हुई थी। ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। पहला हमने जिम कॉर्बेट देखा, दूसरा हमने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान देखा। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरा हमारा है वह है नंदा देवी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान,
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आप सबको पता होगा इसके बारे में। ये कहाँ है? ये है नैनीताल में। अभी स्थापना नैनीताल समझ में आ गया आपका कब होता है करके, ठीक है। तो नंदा देवी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 624 वर्ग किलोमीटर है। 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है वो है। और स्थित कहाँ है? चमोली में है। और कहाँ स्थित है? चमोली में। ये सब आपको याद होना चाहिए, तो आसानी है, सबको याद होगा ही, ठीक है। इससे क्या होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो रिवीजन होगा तो आसानी से आप इनको कर सकते हैं। कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकते हो, कोई स्पेसिफिक आपके सिलेबस में भी ये दे रखा है कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ क्या पाया जाता है अधिकतर, तो यहाँ शेर बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाए जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में, मतलब ये तो ज्यादा फेमस है नहीं, मेनली द फेमस है जिम कॉर्बेट और गोविंद है, नहीं राजा जी, सॉरी गोविंद कह रहा हूँ, राजा जी। राजा जी में हाथी पाए जाते हैं और यहाँ जिम कॉर्बेट में बाघ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपके सिलेबस में भी दिया है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये स्पेसिफिक जगह कहाँ, मतलब किसके लिए फेमस है ये चीज है, ठीक है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। इस तरीके से आपको पूछेगा, ठीक है। लेकिन वो जो पूछेगा बाहर से पूछेगा, यानी कि उत्तराखंड के जो बाहर के राष्ट्रीय उद्यान है उनसे आपको पूछ सकता है ऐसे। लेकिन अगर उत्तराखंड में पूछेगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इनको मिलान करने के लिए दे देगा, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, ऐसे आपको देगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो आता है हमारा नंदा देवी के बाद चौथे नंबर पे आता है, चलो इसको लिख ही देता हूं, अभी अच्छा नहीं लग रहा। स्थापना, क्षेत्रफल, और उसके बाद फिर क्या है? स्थित कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद फिर चौथे नंबर पे जो आता पड़ता है वो है हमारा फूलू की घाटी। मैं एकदम क्रम से लिख रहा हूँ किसके बाद कौन सा आया करके, तो वो भी आप लोग ध्यान रखना। आपको ऐसे भी पूछ देगा कि इनको क्रम से लगाओ। या उत्तराखंड पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस वाले भी इस क्लास को आराम से देख सकते हैं। चौथे नंबर पे आता फूलों की घाटी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसमें भी तीन चीजें आपको याद रखनी होगी। सबसे पहले स्थापना कब हुई, क्षेत्रफल, और वो स्थापना, क्षेत्रफल, और स्थित कब है, कब हो, कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब? 1982 में। दोनों की स्थापना इक्वल में हुई थी 1982 में, दोनों की, ठीक है। ये याद होना चाहिए आपको। ये भी 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो एरिया है लगभग 87 पॉइंट के आसपास इसका क्षेत्रफल है। 87.90 के आसपास क्या है इसका एरिया है, ठीक है, लगभग 88 के आसपास। तो क्या हो गया? फूलों की घाटी का जो क्षेत्रफल है 87.90 है। उसके बाद स्थित कहाँ है? फूलों की घाटी चमोली में है, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ता है आपका? चमोली में पड़ता है। ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। फिर आप नंबर 5 देखते हैं, 2 ही और बचे। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं, तो 4 हम कवर कर चुके हैं। अब 5वां कवर करते हैं। 5वां जो है वो आएगा जिम कॉर्बेट, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। अब आता है राजा जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ रिजर्व किया गया है इसको, तो ये भी आप देख लेना, ठीक है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। अब राजा जी राष्ट्रीय उद्यान में आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। जो इसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? स्थापना वो हुई थी 1988 में, नहीं सॉरी 83 में। कब हुआ था? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ स्थित है? पहले इसका हम देखते हैं कि कितने से बना है। जब ये राजा जी राष्ट्रीय उद्यान बना तो 3 उद्यानों को मिलकर बना। एक चिला राष्ट्रीय उद्यान था, एक मोतीचूर राष्ट्रीय उद्यान था, और एक था राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। इन तीनों को मिलाकर के स्थापना कब की? 1983 में इसकी स्थापना की गई है। और उसके बाद जब क्या है इसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल लगभग आपको 820 पॉइंट के आसपास दिया है, ठीक है। 820 याद कर लो, बहुत है आपके लिए। और उसके बाद फिर स्थित कहाँ स्थित है? ये 3 जिलों में पड़ता है, एक देहरादून और हरिद्वार, प्लस हरिद्वार, और एक पौड़ी, ठीक है। इन 3 जिलों में ये पड़ता है, ठीक है। तो राजगीर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल 820 है, और स्थित कब है? देहरादून में है, हरिद्वार में और पौड़ी में। 3 जगह इसका स्थापना हुई है, ठीक है। किन 3 राष्ट्रीय उद्यान से मिलकर बना? चिल्ला राष्ट्रीय उद्यान, मोतीचूर राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से 1983 में इन तीनों को मिलाकर के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है। और जो राजाजी नाम पड़ा है इसका
वो पड़ा है राजगोपालाचारी जी के नाम पर से, जो जी इसके आगे से लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर लास्ट बच्चा हमारा छठा वाला, जो सबसे बड़ा है, छठा। ठीक है, छठा क्या पूछेगा आपको, छठा आपसे पूछेगा कि छठा कौन सा है, तो वह है गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, ये उत्तरकाशी में है। क्षेत्रफल कितना है वो भी देखेंगे, और स्थापना कब हुई थी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना, क्षेत्रफल, उसके बाद फिर स्थित कहाँ है। ठीक है, थोड़ा लंबी क्लास भी हो सकती है, तो आप लोग लिख कर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप लोग समझना। ठीक है, लंबी क्लास होगी तो इस क्लास को जरूर देखना। तो स्थापना कब हुई थी इसकी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1989 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल कितना है, सबसे बड़ा है, तो इन सबसे तो बड़ा ही होना है, तो बहुत ही बड़ा है, तो 2390 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया पड़ता है। और स्थित कब है, कहाँ है, ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में। अब इनसे आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी हम यहाँ से कवर करेंगे। उसके बाद हम वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बनेंगे, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। सबको पता है उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 6 है। कौन किसके लिए फेमस है, ऐसे भी पूछ सकता है एक दो में। जैसे जिम कॉर्बेट बाघ के लिए फेमस है, राजा जी हाथी के लिए फेमस है, और गंगोत्री दंडा देवी, लगभग सभी जीव यहाँ पाए जाते हैं। तो इनके लिए कोई परफेक्ट नहीं है कि इसी के लिए यहाँ पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जिम कॉर्बेट में बाघ की अधिकता पाई जाती है, और राजा जी इसमें एशियाई हाथी की अधिकता पाई जाती है। बस इसलिए इन दोनों को आपको याद करना होगा। अब आपसे प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से इसके जो स्थापना के हिसाब से बढ़ते क्रम घटते क्रम में लगा सकते हैं। सबसे पहले स्थापना जिम कॉर्बेट की हुई थी, और फिर इसके बाद इसकी हुई थी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की, फिर नंदा देवी की हुई थी, फूलों की घाटी दोनों बराबर में लगभग, राजा जी की हुई थी 1983 में, फिर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे छोटा कौन सा है, वो फूलों की घाटी है। ये दोनों याद हुआ, तो लगभग 6 ही से याद कर लो, सबका ये भी याद होना चाहिए। 5, 2390, 820, इसका है तुम्हारा 87, इसका 624, इसका 472, इसका 520। ठीक है, कौन कहाँ, इसलिए ये भी कवर कर लेना। ठीक है, अब हम अपनी क्लास में देखते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य को। ठीक है, अब हम वन्यजीव अभ्यारण्य को कवर करेंगे, और यहीं पर इसे याद करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे पहला है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है, इसके चाहे वन्यजीव विहार बोले या वन्यजीव अभ्यारण्य बोले, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गोविंद वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। एक हमने गोविंद राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा था, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, वो अलग है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये अलग है। ठीक है, और गोविंद वन्यजीव विहार अलग है, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान वो अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका, 475 के आसपास, 485 पॉइंट आसके पास है। ठीक है, 485 पॉइंट में है, लगभग 485 याद करो, बहुत है। और जनपद कहाँ है, गोविंद कहाँ पड़ता है, आपको उत्तरकाशी में, ध्यान रखना। ठीक है, और वो भी उत्तरकाशी में ही था। ठीक है, अब गोविंद अब उसके बाद फिर केदारनाथ वन्यजीव विहार। अब केदारनाथ कहाँ पड़ता है, सबके पता है कि केदारनाथ कहाँ पड़ता है, रुद्रप्रयाग में। तो केदारनाथ कहाँ होगा, रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है केदारनाथ का, केदारनाथ का लगभग 957 के आसपास था, 957 पॉइंट है। कहीं कहीं पर 975 दिया है इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 957 इसका राइट आंसर होना चाहिए। और जनपद आपको मैंने बता दिया, सॉरी ये तो मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ, तो जनपद रुद्रप्रयाग यहाँ लिखना है जनपद। स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना ये कब हुई थी, 1955, और उसके बाद 1972 में। ठीक है, इसकी 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट आपको पता है पिथौरागढ़ में है, कस्तूरी मृग के लिए बहुत ही फेमस है। तो इसके बारे में आप डिटेल से क्लास करनी है तो आप कर सकते हैं, मैंने आपको करा रखी है एक बार, जो प्रतीक चिन्ह वाली क्लास करा रखी है, तो उसमें डिटेल से बता रखा है अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी तुम्हारी क्या कहते हैं,
86 में, ठीक है, याद हो गया होगा आपको। और क्षेत्रफल कितना होगा, लगभग 600 के आसपास, 599.85 के आसपास है, तो लगभग 600 बोले तो ठीक है। जनपद कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़। उसके बाद फिर आपका सोना नदी वन्यजीव विहार। कौन सा है, सोना नदी वन्यजीव विहार, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। कब हुई थी, 1987 में। क्षेत्रफल कितना है इसका, ज्यादा क्षेत्रफल नहीं है, 301 वर्ग किलोमीटर, 301 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। और किस जनपद में है, पौड़ी में। कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। ये सब आपको याद हो रहे होंगे, एक बार क्लास को ध्यान से देखना तो आपको जरूर याद हो जाएंगे। फिर अब विंसर वन्यजीव विहार। विंसर कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में। विंसर कहाँ पड़ता है, अल्मोड़ा में पड़ता है। जनपद कहाँ है इसका, अल्मोड़ा। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल है लगभग इसका पड़ता है तुम्हारा 82 के आसपास, 82 के आसपास इसका एरिया पड़ता है, ठीक है। 87 अभी मैंने बताया था किसका पड़ रहा था, वो क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। फूलों की घाटी का 87 था, जबकि बिनसर का 82 के आसपास पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1988 में। अब बात करेंगे मसूरी वन्यजीव विहार की। अब मसूरी सबको पता है, मसूरी कहाँ होगा, देहरादून में होगा। स्थापना कब हुई थी, 1993 में। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल कितना है इसका, सबसे कम 10.82 के आसपास इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। उसके बाद जनपद कौन सा, देहरादून। जनपद कौन सा, देहरादून है, ठीक है। जो बिनसर है, बिनसर जो वन्यजीव है 82 नहीं, ये है तुम्हारा 47 है, सॉरी 47 में, ठीक है। तो बिनसर का एक बार करेक्ट कर लेना, बिनसर का जो आंसर होगा 47 के आसपास है। और उसके बाद फिर बात करेंगे नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो इसकी स्थापना हुई है 2012 में। कब हुई थी, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्षेत्रफल कितना है इसका, वन्यजीव नंदौर का लगभग 268 के 270 लिख दो, कितना है, 270 के आसपास इसका क्षेत्रफल होगा। और जनपद कहाँ पड़ता है, नैनीताल प्लस चंपावत। नैनीताल प्लस चंपावत। मैंने सबको आपको एकदम क्रम से ये चीज लिखवा रखे हैं कि स्थापना के पहले 1955, 1972, 1986, 1988, 1993 और 2012 क्रम से लिखा रखे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटे को हम देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। कहीं पर 975 दिया होगा, कहीं पर 957 दिया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जहां तक 957 इसका करेक्ट आंसर होगा, 957। और सबसे छोटा कौन सा, मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, कितना है, 10.82, ठीक है। लगभग आपको सबको याद होना चाहिए। दो डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा किस कौन कौन पढ़ रहे हैं, जिसमें दो से ज्यादा पढ़ रहे हैं। एक जनपद है कहाँ पे, नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दो से ज्यादा डिस्ट्रिक्टों में पढ़ रहा है, नैनीताल प्लस चंपावत में, ठीक है। ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब हमारे पास संरक्षित आरक्षित क्षेत्र और रामसर स्थल। रामसर स्थल तो एक ही है, आसन वेटलैंड। और जो संरक्षित आरक्षित क्षेत्र वो 4 है, तो उनको भी हम कवर करते हैं। अब हम संरक्षित जो आरक्षित क्षेत्र, जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, और जो रामसर स्थल है, इनको कवर करते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो पहला क्या है, टोटल कितने आरक्षित संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये होते हैं टोटल तुम्हारे 4 होते हैं, ठीक है। पहला है झिलमिल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 2005 में। 2005 में झिलमिल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है कितना है, 3783 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। वर्ग किलोमीटर में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इतना लिखना जरूरी है नहीं, ताकि पीछे बस इतना याद रखो, बस हो गया। जनपद का है, इसका एरिया जहां तक वो नहीं पहुंच जाएगा। जनपद आपको पता होना चाहिए, ये है हरिद्वार में, हरिद्वार में, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आसन वेटलैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न आपसे बनेगा। आसन वेटलैंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, आपको याद रहना चाहिए। इसकी स्थापना भी कब हुई थी, 2005 में। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल कितना, सबसे आसान क्षेत्रफल इसका है, 4 लिखते जाओ, 424.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और जनपद कहाँ है, देहरादून में, देहरादून में। उसके बाद फिर है पवालगढ़। पवालगढ़ की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना होनी चाहिए आपको 2012 में। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। कब हुई थी, 2012 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 58,224
पॉइंट में भी है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है। और फिर जनपद किस जनपद में पड़ता है? नैनीताल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। कहाँ पड़ता है? नैनीताल में, याद रखना, ठीक है। ये सब आपसे प्रश्न बनेंगे वहां पर, मैं जल्दी जल्दी में आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, बस आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम अब 20 अप्रैल के तो समझाने का टाइम है नहीं। फिर नंदा देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा संरक्षित आरक्षित क्षेत्र कौन है, वो कौन सा ये है तुम्हारा नंदा देवी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 21,224 वर्ग किलोमीटर है। और जो जनपद है ये भी नैनीताल में पड़ता है, ठीक है, नैनीताल में, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नंदा देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है, सब नंदा देवी समझ के चमोली मत कर देना, ठीक है। ये कहाँ है? ये पड़ता है नैनीताल में। स्थापना 2015 में। क्षेत्रफल 21,224 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। पॉइंट में भी आगे कुछ है, वो पॉइंट रखने की आज जरूरत है नहीं। तो हम संरक्षित जो आरक्षित क्षेत्र है इनको भी कवर कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट बचता है रामसर स्थल। उत्तराखंड में रामसर स्थल केवल एक है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो रामसर स्थल है 75 हो गए हमारे देश में, ठीक है। और जो भारत में है वो आसन वेटलैंड। जो उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड का पहला कौन सा है? वो है ये है, ठीक है। कौन सा? आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित वाइस्फीयर रिजर्व कह सकते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में स्थान कौन सा है? इसका पहला है। और देश में इसका स्थान कितना है? 38वां नंबर का देश का है। और घोषित कब हुआ था? 2020 में। कब घोषित किया गया? 2020 में इसको घोषित किया गया था। और स्थित कब स्थित हुआ, मतलब यानी कि ये स्थित कहाँ किया गया था? ये देहरादून में। कहाँ है? देहरादून है, देहरादून में है। आसन और यमुना नदी के संगम पर है। किस नदी के संगम पर? आसन प्लस यमुना। आपसे कोई सा भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, आसन प्लस यमुना। इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। 2005 में हमारे राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम थे, ठीक है। तो उन्होंने ही इसका क्या किया? उद्घाटन किया था। कब किया? 14 अगस्त को, याद रखना, 14 अगस्त 2005 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। तो पहले क्या करना है आपको? संरक्षित आरक्षित क्षेत्र याद करना होगा। सबसे छोटा कौन सा है? आसन वेटलैंड है। और सबसे बड़ा कौन सा है? नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। ये दोनों आपको याद हुए होंगे। अब क्या ही याद करना है? बाकी चार के चार ही याद कर लो, दो के याद करना, चार ही तो है। रामसर स्तर केवल एक है। आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें उत्तराखंड पहला स्थान पर, यानी कि उत्तराखंड में पहला ही है तो पहला ही रहेगा। देश में 38वां स्थान है। घोषित कब हुआ था? 2020 में घोषित किया गया था। और स्थित कहाँ है? देहरादून में है। किस नदी के तट पर है? आसन प्लस यमुना के संगम पर है। और उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने उद्घाटन किया था। कब किया? 14 अगस्त 2005 को इसका उद्घाटन किया, ठीक है। जो उत्तराखंड फॉरेस्ट्री है उसमें यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 नंबर के पक्का क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। और 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो देश के लेवल के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। फॉरेस्ट्री में आपने देखना, जब उत्तराखंड वन बिलो का पार्ट एच करके दिया होगा उसके नीचे देखना, वहां पे इन्वायरमेंट के नीचे आपको दिया होगा फॉरेस्ट्री करके, ठीक है। फॉरेस्ट्री में लगभग आपको उत्तराखंड के बारे में, फॉरेस्ट्री इन उत्तराखंड लिखा है, तो उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड के 22 रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इनके बारे में हमें देखना होगा। जो डैम्स है वो डैम्स को भी आपको पढ़ना होगा। बाकी की क्लास है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जिस टॉपिक में भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।